Hello everyone. So today we'll start with assertion and reason problems of chapter structure of atom. So without wasting time, let us start with the first question. Assertion is it is impossible to determine the exact position and exact momentum of an electron simultaneously. The reason is the path of an electron in an atom is clearly defined. अब देखिए यहाँ जो एजर्शन है वो क्या है आपका, इट इज़ योर हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एंड व्हाट इज़ दी हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? देखिए दैट हेजनबर्ग वाज वन ऑफ द साइंटिस्ट जिन्होंने ये कहा था कि जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो क्या है कि अगर एटम जो है, आपको पता ही कि एटम के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो घूमते रहते हैं। तो बेसिकली पहले तो बोहर मॉडल आया था। बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग बोहर्स मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड एक वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स में घूमता है। बट बाद में वो थ्योरी फेल हो गई थी। उसके बाद आई आपका क्वांटम मॉडल। ठीक है, क्वांटम मॉडल के अकॉर्डिंग जो आपका इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के बाहर आपको कहीं भी मिल सकते हैं इस रीजन में। ठीक है, एक रीजन बनाया गया, उस रीजन को नाम आपका दिया गया सबशेल। ठीक है, सबशेल आप बोल सकते हो या ऑर्बिटल आप बोल सकते हो। ठीक है, तो सबशेल में आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं भी मिल सकता है, या ऑर्बिटल आप बोल सकते हो। उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल में आपका इलेक्ट्रॉन कहीं भी मिल सकता है। बोहर मॉडल में जहाँ की आपके एटम को कंपैरिजन किया गया आपके सोलर सिस्टम के साथ, कि जैसे सोलर सिस्टम में सन सेंटर में है और इलेक्ट्रॉन जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं, कुछ वैसा ही बोहर मॉडल में होता है। और क्वांटम मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल है आपका दैट इज़ बीज। ठीक है, जो बीज जो होती हैं, जैसे जो मधुमक्खियाँ होती हैं और उनका जो छत्ता होता है, तो छत्ते के अराउंड जो मधुमक्खी होती है वो उसके आसपास घूमती रहती है। तो उसके घूमना मतलब वो उसके कहीं भी वो आ, हो सकती है उस छत्ते के अराउंड। तो कुछ वैसा ही इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के बाहर, इट कैन बी एनीवेयर इन द 3D स्पेस। सो आप बोल सकते हो कि ये 3D मॉडल था और ये 2D मॉडल था। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि यहाँ पर जब भी इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा तो आइदर यू कैन गेट द पोजीशन एग्जैक्टली, कि अगर आप पोजीशन निकालते हैं तो आपको मोमेंटम एग्जैक्टली नहीं मिलेगा, और अगर आप मोमेंटम निकालते हैं तो पोजीशन आपको एग्जैक्टली नहीं मिलेगी। दैट इज़ गिवन बाय दिस फॉर्मूला दैट डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, जहाँ पर डेल्टा एक्स इज़ दी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और जो डेल्टा पी है दैट इज़ अनसर्टेनिटी, इट इज़ दी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ठीक है, अब यही फार्मूला एक दूसरी तरह से भी लिखा जाता है कि अगर आप यहाँ से जो है डेल्टा पी को आप लिख देते हैं एम डेल्टा वी। ठीक है, और ये एम को आप डिवाइड में उधर ले जाते हैं, तो आप यही चीज़ आप डेल्टा एक्स और डेल्टा वी यहाँ पर अनसर्टेनिटी वेलोसिटी हो जाएगी। दीज आर दी अनसर्टेनिटी फॉर द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए तो ये बन जाएगा आपका एच अपॉन 4 पाई एम। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, जो कि एक तरह से स्टेटमेंट ही है आपके हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। अब रीज़न यहाँ क्या है, द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज़ क्लियरली डिफाइंड, तो जो कि रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर इसकी वजह से वी कैन नॉट डिफाइंड अ क्लियर पाथ फॉर एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बोहर मॉडल ने तो कहा था कि वेल डिफाइंड पाथ होता है, बट तो थ्योरी बाद में फेल हो गई थी। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मॉडल दैट इज़ जहाँ पे हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यूज़ होता है, वी कैन नॉट डिफाइन इट, तो ये फॉल्स हो गया। तो इसका मतलब एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है, तो मतलब एजर्शन जो है वो तो करेक्ट है, बट जो रीज़न जो है वो हमारा जो है इनकरेक्ट है। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज सी। सो नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन।
assertion, energies of orbitals in hydrogen or hydrogen like species depends only on the quantum number n. A reason, energies of the orbitals in multi इलेक्ट्रॉन atom depends on quantum number n and l. तो जैसा कि आप जानते हैं कि एजर्शन और रीज़न में पहले तो हम इंडिविजुअल स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो इंडिविजुअली एजर्शन को देखा जाए तो इसमें लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ के लिए जिस पे जो आपका बोहर मॉडल है वो एप्लीकेबल होता है, तो अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल एनर्जी जो है वो करेक्ट आती हैं। तो वो एनर्जी क्या होती हैं आपके हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ के लिए, दैट आर इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वेयर अपॉन में एन स्क्वेयर। ठीक है, तो ये आपका आंसर बनता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। ठीक है, ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है दैट इज़ इन अकॉर्डेंस विद द बोहर्स मॉडल। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Z क्या है, तो Z आपका यहाँ पर एटॉमिक नंबर हो जाता है। ठीक है, और वहीं पे अगर आप n की बात करते हैं तो n आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, जो कि आपको पता ही कि k के लिए इसकी वैल्यू 1 लेते हैं, l के लिए इसकी वैल्यू 2 लेते हैं, यानी ये ऑर्बिट का नंबर बताता है। और एटॉमिक नंबर तो आप जानते हैं जो कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर्स को बताते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये सही है, आपका ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, वहीं पे अगर रीज़न को हम चेक कर लेते हैं तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। अब मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स को बोहर मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता, तो इसमें आपका क्वांटम मॉडल के अकॉर्डिंग इट डिपेंड्स ऑन क्वांटम नंबर्स एंड एन एल, जो कि एग्जैक्टली ट्रू है कि यहाँ पर ये एन और एल पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। बट इसका जो एजर्शन का ये रीज़न नहीं हुआ कि यहाँ पर तो बोला जा रहा है कि सिर्फ एन पर ही डिपेंड करता है, एल पर नहीं डिपेंड करता ये। तो रीज़न क्या होगा? इफ़ दिस रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट वन, देन व्हाट इज़ द एक्सप्लेनेशन बिहाइंड इट? तो अब देखिए दोनों ट्रू हैं बट रीज़न फॉल्स है, तो आपका बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर हेयर। अब रीज़न क्या है, रीज़न सुन लीजिए। देखिए, अब क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वांटम मॉडल मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स में क्या होता है, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स में आपकी जो एनर्जी है वो किस किस पे डिपेंड करती है, वो डायरेक्ट जो आपके एन एंड एल दोनों पे डिपेंड करती है। अब अगर आप फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स की अगर आप बात करते हैं, देखिए वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही तो है ये, जो भी बोहर मॉडल लगता है तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ हम बोल सकते हैं कि जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। जो कौन कौन सी होती हैं, जैसे हाइड्रोजन है या He+ है, या हाइड्रोजन हीलियम के बाद लिथियम आता है Li2+ है। ठीक है, या हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम। ठीक है, Be3+, ऐसे ऐसे आपके हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ पे ये लगता है। तो यहाँ पर जब हम एल एन और एल की बात कर रहे हैं, तो अब अगर वन इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए आपको पता है सिंगल इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ एस ऑर्बिट में आ जाएगा। ठीक है, और अगर वो एस ऑर्बिटल में आएगा तो एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, एल की वैल्यू ज़ीरो होती है। तो एल की वैल्यू जब आप ज़ीरो यहाँ पर पुट कर दोगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, यही फार्मूला आपका इंडिपेंडेंट हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ एल हो जाएगा, क्यों एल तो ज़ीरो हो गया। क्यों? क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिट में जाएगा। तो इस तरह से ये सिर्फ डिपेंड करता है आपका ओनली फॉर द आपका इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होता है, ऐसा आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से योर करेक्ट ऑप्शन इज़ द बी ऑप्शन हियर। सो नाउ कम्स द थर्ड क्वेश्चन। Assertion: the radius of the first orbit of hydrogen atom is 0.529 angstrom. Reason: radius for each circular orbit is Rn, that is equal to 0.529 angstrom n square by z, where n is equal to 1 to 3 and z is the atomic number. तो अभी देख लेते हैं कि करके दोनों स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं। तो इसके लिए पहले मैं आपको बता दूं कि ये भी आपका बोहर्स मॉडल कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, दैट इज़ द बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। अब जो बोहर मॉडल है एक एटम का, वो बोहर मॉडल किस पे एप्लीकेबल होता है, तो वन इलेक्ट्रॉन एटम्स पे, ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन एटम्स के
जिनको हम हाइड्रोजन लाइक एटम्स भी बोलते हैं, यानी He पॉजिटिव, Li2 पॉजिटिव एंड लिथियम के बाद बेरिलियम 3 पॉजिटिव, ऐसे आपके स्पीशीज़ के लिए हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ जिनको हम बोलते हैं। तो इसमें बोहर मॉडल से हम जब निकालते हैं, जब हम रेडियस निकालते हैं, तो रेडियस की वैल्यू बनती है आपकी 0.529 एंगस्ट्रॉम n स्क्वेयर बाय में z। ठीक है, अब यहाँ पर n स्क्वेयर क्या होता है, तो n यहाँ पर आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जैसे कि आप जानते हैं। ठीक है, और z जो है, z यहाँ पर एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एटॉमिक नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि जैसे अगर आप हीलियम के लिए लेंगे, हीलियम के लिए अगर आपको रेडियस निकालना है तो आपको n को क्या पुट करना पड़ेगा कि आपका इलेक्ट्रॉन अगर पहली ऑर्बिट में है, ठीक है, ऑर्बिट के हिसाब से n की वैल्यू चेंज होगी। जैसे n1 मतलब ऑर्बिट k है, 2 मतलब l है, 3 मतलब m है। ठीक है, और यहाँ पर एटॉमिक नंबर अलग अलग हो जाएगा, वो एलिमेंट के हिसाब से होगा। 1 हाइड्रोजन के लिए, 2 हीलियम के लिए, 3 लिथियम के लिए, 4 बेरिलियम के लिए। तो ऐसे आप हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए या स्पीशीज़ के लिए आप जो है रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब बेसिकली कहने की बात है, अगर आपको हाइड्रोजन एटम के लिए पूछा जा रहा है स्पेशली, तो हाइड्रोजन के लिए, फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए आप क्या करेंगे, और किसके लिए पूछा जा रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट। तो अगर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए पूछा जा रहा है तो यानी आप n को 1 पुट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट कौन सी होती है, फर्स्ट ऑर्बिट आपकी k होती है। ठीक है, और हाइड्रोजन के लिए पूछा जा रहा है तो एटॉमिक नंबर भी आप 1 पुट करेंगे। तो n1 और z1 को यहाँ इस फॉर्मूले में आप पुट कीजिए, क्या बनेगा, Rn की वैल्यू बन जाएगी 0.529 एंगस्ट्रॉम, n भी 1 हो गया डिवाइडेड बाय z भी 1 हो गया। तो ये आपका ये वाला आंसर आ गया। तो कहने का मतलब है कि दोनों ट्रू हैं, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, और रीज़न जो है वो एजर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि ये जो है हमने वैल्यू यहीं पे वैल्यू पुट करके निकाल ली। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ए हियर। सो नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। assertion de Broglie equation has significance for any microscopic particles। ठीक है, reason that de Broglie wavelength is inversely proportional to the mass of the object। अब इसको समझेंगे de Broglie equation से। according to de Broglie's equation, ठीक है, de Broglie equation के अकॉर्डिंग, देखिए डी ब्रॉगली साइंटिस्ट ने ये बताया था दैट देर इज़ डुअल नेचर ऑफ मैटर ऑल्सो। जैसे वेव जो है ना, वेव, जैसे एक वेव जो है एक पार्टिकल की तरह भी काम करती है, और दूसरा उसका नेचर वेव की तरह तो होता ही है। तो वैसे ही डी ब्रॉगली ने कहा कि जो मैटर है, मैटर भी दोनों तरह से काम करता है। कि मैटर, अगर मैटर का पार्टिकल नेचर है तो मैटर के साथ वेव भी एसोसिएट करेगी। ठीक है, तो उसी वेव की वेवलेंथ को डी ब्रॉगली ने कहा लैम्डा से, दैट लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी। ये जो लैम्डा है ये वेवलेंथ है उस पार्टिकल के लिए जो मैटर पार्टिकल है। सो लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, और कॉल दी डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ ऑफ मैटर पार्टिकल। उस मैटर के पार्टिकल की क्या है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। m क्या है, उसका मास है, और v क्या है, उसकी वेलोसिटी है। ठीक है, और h क्या है, h हम कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट को। इट इज़ अ कांस्टेंट कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। अब इसके अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंस सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ही होता है, तो ये तो ट्रू है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए होता है। यानी आपका माइक्रो वर्ड होता है, हम बेसिकली यूज़ करते हैं, विच इज़ लेस देन 10⁻⁻⁻6 मीटर, माइक्रोमीटर हम बोलते हैं ना, माइक्रो रेंज का, यानी 10⁻⁻6 से कम है। ठीक है, और रीज़न क्या है इसके पीछे, देखिए रीज़न ये है कि यहाँ जो लैम्डा जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, नीचे देखिए मास के। ठीक है, अगर आप मास को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो वेवलेंथ, ये जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है बहुत ही कम आएगी। ठीक है, इतनी ज़्यादा कम आ जाएगी कि एक तरह से इसका सिग्निफिकेंस ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और वहीं पे अगर पार्टिकल्स आपका स्मॉल साइज़ के होंगे यानी माइक्रोस्कोपिक होंगे,
तो उस टाइम पे लैम्डा ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, ज़्यादा वेवलेंथ अगर आएगी तो उसका काफ़ी अच्छा सिग्निफिकेंस होगा, ज़्यादा सिग्निफिकेंस होगा। तो देखिए रीज़न भी बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि रीज़न में यही लिखा है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अलग अलग इंडिविजुअली दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, और रीज़न जो है वो एजर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, तो योर ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। सो नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। Assertion: energy of the orbital increases with the increase of the principal quantum number. Reason: energy is required in shifting away the negatively charged electron from the positively charged nucleus. अब देखिए यहाँ पर दोबारा से किसकी बात हो रही है, एनर्जी की बात हो रही है, किसकी, ऑफ द ऑर्बिटल इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये किसकी बात कर रहे हैं, हम ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। अब ऑर्बिटल्स कौन सी होती हैं आपकी, जैसे एस, पी, डी, एफ, ये क्या हैं, ये ऑर्बिटल्स हैं। तो अगर मैं 1s ऑर्बिटल की बात करता हूँ, 2s की करता हूँ, 3s की बात करता हूँ, तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि जैसे आपका, आप n को बढ़ा रहे हैं, n को बढ़ाने पर आपकी एनर्जी भी बढ़ रही है। तो यानी 3s की जो एनर्जी है, एनर्जी 3s की वो ज़्यादा होगी 2s से, ज़्यादा होगी 1s से, तो उसकी एनर्जी भी बढ़ रही है। तो n बढ़ाने से एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, सो रीजन क्या है, रीज़न इसके पीछे दैट एनर्जी रिक्वायर्स इन शिफ्टिंग, या इंडिविजुअली आप रीज़न स्टेटमेंट को देखिए तो पहला तो ट्रू हो गया। सेकेंड, एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन शिफ्टिंग अवे द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। तो बेसिकली न्यूक्लियस कहाँ है, बीच में, और इलेक्ट्रॉन कहाँ है, बाहर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है मान लीजिए इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे बोहर मॉडल लगा रहे हैं। तो जब आप इसको एनर्जी देंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी मिलेगी, तो आपको पता ही, अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल, इलेक्ट्रॉन विल एक्साइट इनटू द हायर ऑर्बिटल्स, और हायर ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा होती है। जैसे ये E2 मान लीजिए, ये E2 है हमारा लेवल, ये E1 है, ये पहला है n=1 k ऑर्बिट के लिए, तो इसकी एनर्जी E1 है, इसकी E2, तो E2 जो है वो E1 से ज़्यादा है। ठीक है, सो यानी इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी लेकर आपका न्यूक्लियस से दूर शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो इंडिविजुअली तो एजर्शन आपका, रीज़न और एजर्शन दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं, बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द एजर्शन। रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है एजर्शन को, दैट वाई इट डिपेंड्स ऑन द क्वांटम नंबर एन पे क्यों डिपेंड कर रहा है, एन के बढ़ने से क्यों बढ़ रहा है। ठीक है, so both assertion and reasons are correct statements, but reason is not the correct explanation of the assertion.